क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? 3 दिन का रज पर्व का त्योहार कहां मनाया गया? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन इवेंट संपन्न हुई और इस ग्रैंड स्लैम में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने यह फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। लेकिन किसको हराकर जीता है? स्टेफानोस सितसिपास को हराकर यह लगातार दूसरी बार नोवाक जोकोविच ने यह ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यह फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? वो सर्बिया देश के टेनिस प्लेयर है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी ऐसे नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। दोस्तों फ्रेंच ओपन से जुड़े हुए सभी फैक्टर, सभी विनर्स के नाम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां ध्यान से देखिए क्योंकि इस इवेंट को लेकर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा। तो आपको दोस्तों यह सभी फैक्ट याद रख लेने हैं कि फाइनल में जोकोविच ने किसको हराया है? फाइनल में नोवाक जोकोविच ने इस प्लेयर को हराया है। यह है नोवाक जोकोविच, इसको हराया है। क्या नाम है? स्टेफानोस सितसिपास को। तो दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी यूनान देश के हैं स्टेफानोस सितसिपास को हराकर यह नोवाक जोकोविच ने यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और जोकोविच अब रोजर फेडरर और राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों से एक खिताब पीछे है। यानी कि रोजर फेडरर और राफेल नडाल विश्व के ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और जोकोविच ओपन युग के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम खिताब कम से कम 2 बार जीते हैं। तो यह भी एक यूनिक उपलब्धि हासिल की है नोवाक जोकोविच ने कि सभी जो ग्रैंड स्लैम 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं और सभी में कम से कम 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। और किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले पहले ग्रीक खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखो पहले ग्रीक यानी कि यूनान देश के खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास पहले ऐसे टेनिस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ग्रीक से दोस्तों फाइनल में यानी कि ग्रैंड स्लैम के फाइनल में शिरकत की हो। और फ्रेंच ओपन टेनिस के विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल्स का खिताब किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने। किस देश के हैं? सर्बिया के। और महिला एकल वर्ग का खिताब इस महिला ने जीत लिया है। और लगातार दोस्तों पिछले 6 सालों से कोई नई टेनिस प्लेयर यह खिताब जीत रही है। तो महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? चेक गणराज्य की इस महिला खिलाड़ी, कल ही मैंने आपको बताया था, नाम है बारबोरा क्रेचिकोवा। क्या नाम है? बारबोरा क्रेचिकोवा, चेक गणराज्य की महिला टेनिस प्लेयर। और फ्रेंच ओपन यह महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो इसी के साथ दोस्तों बारबोरा क्रेचिकोवा ने महिला डबल्स का खिताब भी जीत लिया है। क्या? महिला युगल का खिताब भी। इमेज आप देख सकते हैं। तो याद रखो बारबोरा क्रेचिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा जो दोनों चेक गणराज्य के टेनिस प्लेयर है और दोनों ने महिला युगल का खिताब भी जीत लिया है। यानी कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है बारबोरा क्रेचिकोवा ने। महिला सिंगल्स का खिताब और महिला डबल्स का खिताब, दोनों खिताब हासिल किए हैं ऐसी दूसरी विश्व की खिलाड़ी बन गई है। और निकोलस माहुत और पियरे ह्यूगस हर्बर्ट जो फ्रांस देश के हैं दोनों ने पुरुष युगल्स का खिताब जीत लिया है। और देसीरा क्राउजिक जो फीमेल है अमेरिका की, और जो सैली सबरे जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के मेल है।
तो यह डबल्स का खिताब यानी कि मिश्रित युगल का खिताब किसने जीत लिया? तो याद रखो, यूनाइटेड किंगडम के पुरुष ऐसे जो सैली सबरी और अमेरिका की फीमेल यानी कि महिला देसीरा क्रावजिक, यह दोनों ने दोस्तों मिश्रित युगल्स का खिताब जीत लिया है। और फ्रांस की मैरी पियर्स के बाद क्रेचिकोवा ऐसी महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने फ्रेंच ओपन में सिंगल्स और डबल्स दोनों खिताब जीते हैं। और मैरी पियर्स ने यह कारनामा वर्ष 2000 में कर दिखाया था। क्या? वर्ष 2000 में मैरी पियर्स ने यह खिताब जीते थे डबल्स और सिंगल्स के। और ऐसी दोस्तों दूसरी खिलाड़ी बन गई है क्रेचिकोवा जिन्होंने सिंगल्स एवं डबल्स का खिताब जीत लिया हो। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, श्री नफ्ताली बेनेट कहां के नए प्रधानमंत्री बने? दोस्तों इजराइल, हाल ही में करंट अफेयर में आया है, इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। और नफ्ताली बेनेट ने किसका स्थान लिया है? बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया है। और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। तो बात करें नफ्ताली बेनेट की, नफ्ताली बेनेट किस देश के? इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं नफ्ताली बेनेट को। तो श्री नफ्ताली बेनेट किसका स्थान लेंगे? बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू कितने साल तक इजराइल देश के प्रधानमंत्री रहे? तकरीबन 12 साल तक बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल देश के प्रधानमंत्री रहे। और उनके नाम पर एक रिकॉर्ड भी बन गया, सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और पूर्व रक्षा मंत्री सिर्फ 49 वर्षीय श्री नफ्ताली बेनेट दक्षिणी पंथी यामीना पार्टी के नेता है। किस पार्टी के नेता है? यामीना पार्टी के नेता है यह श्री नफ्ताली बेनेट। और उनकी सरकार में 27 मंत्री हैं जिनमें से 9 महिलाएं भी शामिल है। और यह भी क्वेश्चन याद रख लो कि श्री नफ्ताली बेनेट सत्ता बंटवारे के समझौते के तहत कब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे? नफ्ताली बेनेट सितंबर 2023 तक इजराइल देश के प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। और उसके बाद एक और व्यक्ति बन जाएगा इजराइल देश का प्रधानमंत्री जिसका नाम होगा यायर लैपिड। क्या? यायर लैपिड। तो यह बात भी याद रख लो कि उसके बाद श्री नफ्ताली बेनेट अगले 2 वर्ष के लिए यायर लैपिड को सत्ता सौंपेंगे। यानी कि श्री नफ्ताली बेनेट किसको सत्ता सौंपेंगे? यायर लैपिड को। ओके, तीसरा क्वेश्चन, 3 दिन का राजा पर्व कहां मनाया गया? दोस्तों कहीं पर रज पर्व लिखा है, कहीं पर राजा पर्व लिखा है। यह 3 दिन का रज पर्व बड़े ही धामधूम से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड-19 महामारी के कारण घर पर ही मनाने की सरकार ने अपील की है। तो देखो रज पर्व क्या है? ओडिशा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्योहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है और महिलाएं झूला लगाकर झूला झूलती है। इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही सुहावना यह दृश्य। तो ओडिशा में रज पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिवस को एक खास तौर पर आयोजित किया जाता है। जैसा कि पहले दिन को पहली राजा कहते हैं। क्या? पहले दिन को पहली राजा कहते हैं। और दूसरे दिन को मिथुना संक्रांति कहा जाता है। और मिथुना संक्रांति दोस्तों खास दिन है क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन सूर्य वृषभ राशि में निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस दिन को वर्षा ऋतु का आगमन होता है, ऐसा माना जाता है ओडिशा राज्य में। और तीसरे दिन को दाहा कहा जाता है, जबकि चौथे दिन को वसुमती स्नान कहते हैं। और इस पर्व के लिए घर की साफ सफाई की जाती है, बाग बगीचों में झूले लगाए जाते हैं और पहले 3 दिनों तक महिलाएं व्रत भी रखती है और झूला भी झूलती है। चौथा क्वेश्चन, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान कहां शुरू किया गया? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है?
कोरोना से मुक्ति के लिए कोविड महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में युवाओं के प्रयास को प्रोत्साहित करना, इसी उद्देश्य से युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान में कॉलेज शिक्षकों और करीब 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उनके माध्यम से आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक बनाया जाएगा कि कोविड वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए दोस्तों कॉलेज के विद्यार्थी एवं शिक्षकों को इस अभियान में शामिल किया गया है। और इस अभियान की प्रभावी रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। क्या एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से डेवलप किया गया है। वहीं दूसरी ओर अब राज्य में अब विवाह समारोह में वर और वधू पक्षों के 20-20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। हालांकि इन सभी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। यानी कि दोस्तों कोविड-19 को रोकने के लिए यह जो मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाए हैं, तो इसकी जो दोस्तों रेट है, रिकवरी रेट, वो सबसे आगे है। क्या मध्य प्रदेश राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 98.3% तक पहुंच गया है। यानी कि एक बड़ा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ जो कोविड-19 का रिकवरी रेट है वो अन्य सभी राज्यों से अलग है। और मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की कॉपी भी हमारे प्रधानमंत्री ने मांगी थी। पांचवा क्वेश्चन, शहर में पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत किसने की है। शहर में पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हाल ही में मुंबई नगर निगम ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई नगर निगम। और मुंबई नगर निगम ने यह कदम क्यों उठाया है, तो देखो मुंबई नगर निगम के शहर में पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए वृक्ष देखभाल विशेषज्ञ ऐसे वैभव राजे और उनकी टीम को नियुक्त किया गया है। यानी कि पुराने वृक्षों की देखभाल के लिए यह मुंबई नगर निगम ने एक टीम बनाई जिसके अध्यक्ष के रूप में वैभव राजे को नियुक्त किया गया और उनकी सारी टीम यह काम करेगी। विशेषज्ञ वृक्ष गिरने के कारणों का अध्ययन करेंगे और पुराने वृक्षों को गिरने से रोकने के उपयोग का पता लगाएंगे। और दोस्तों जब तौकते चक्रवात आया तो तौकते चक्रवात के कारण यह मुंबई में बहुत से ऐसे पुराने वृक्ष थे वो गिर गए, उखड़ गए और इसीलिए यह महत्वपूर्ण कमेटी स्थापित की गई है। तो देखो हाल ही में आए चक्रवाती तूफान तौकते और भीषण वर्षा के कारण मुंबई में बड़ी संख्या में पेड़ जड़ से उखड़ गए थे। छठा क्वेश्चन, अमित पंघाल का जन्म कहां हुआ था। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे भारत देश के एक ऐसे रेसलर जो टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले हैं और हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं। ऐसे अमित पंघाल जी का जन्म रोहतक में हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रोहतक। और मैं प्रतिदिन दोस्तों आपको एक ओलंपियन के बारे में बताता हूं क्योंकि हमारे आकाशवाणी द्वारा एक जो श्रृंखला जारी की गई है इसमें हाईलाइट में थे अमित पंघाल जी। तो देखो टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 39 दिन बाकी है। कितने? 39 दिन। और आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में मुक्केबाजी में पदक के दावेदार ऐसे अमित पंघाल के बारे में चर्चा की गई और इसलिए मैंने सोचा कि अमित पंघाल के बारे में आपको A to Z इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो याद रखो अमित पंघाल जी का जन्म 16 अक्टूबर 1995 को रोहतक में हुआ और यहां से मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है। और अमित पंघाल के करियर की बात करें तो अमित भारत के एक ऐसे पहले पुरुष मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। 52 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज अमित पंघाल ने 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और 2018 में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक प्राप्त किया और इसी वर्ष उन्होंने एशियाई खेलों में अपने भार वर्ग में चैंपियन बनकर स्वर्णिम आभा बिखेरी थी। मींस गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता था। और वर्ष 2019 में अमित पंघाल ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और इसी वर्ष उन्होंने रूस के विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया। यानी कि पिछले 3 सालों में बहुत से रजत और गोल्ड मेडल अमित पंघाल जी ने जीते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13 जून बोले तो अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। इमेज में आप देख सकते हैं कब मनाया जाता है, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो याद रखो 13 जून अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। और वर्ष 2020 के लिए इस महत्वपूर्ण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? पिछले साल इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की थीम मेड टू साइन, क्या मेड टू साइन पिछले साल की थीम, और इस साल 2021 में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो यहां पर पढ़ सकते हैं स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, क्या स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स 2021 के अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जो एक बीमारी है, इमेज में आप देख सकते हैं यहां जो गोरे गोरे बाल, गोरे गोरे गाल, तो दोस्तों इस तरह की एक बीमारी है जिसे बोलते हैं एल्बिनिज्म, हिंदी में कहे तो रंगहीनता। रंगहीनता के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाना, यानी कि जो ऐसे यूनिक बच्चे हैं उनके विरुद्ध दोस्तों जो भेदभाव रखा जाता है, तो इसीलिए जागरूकता फैलाने हेतु तो यह दिवस मनाया जाता है। और 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 13 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी कि कब से मनाया जाता है दोस्तों? 18 दिसंबर 2014 में घोषणा की गई, 2015 में पहली बार यह दिवस मनाया गया। रंजकहीनता एक जन्मजात बीमारी है जो त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन की कमी के कारण होती है। तो याद रखो रंजकहीनता बीमारी किस कारण होती है? मेलानिन की कमी के कारण। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों सामान्य और यह बीमारी वाले बच्चे में क्या डिफरेंस है वो आप आसानी से पहचान सकते हैं। और इससे प्रभावित लोगों की त्वचा तथा आंखें हल्के रंग की होती है और उन्हें धूप से परेशानी होती है, यानी कि धूप में आंखें नहीं खुलती, दिक्कत होती है। 8वां क्वेश्चन, मेघा राजगोपालन कौन है? हाल ही में सुर्खियों में रही मेघा राजगोपालन जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता है, इसलिए करंट अफेयर में आइए तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कल ही मैंने आपको बताया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि मेघा राजगोपालन एक पत्रकार जिन्होंने इस साल का यह पुलित्जर पुरस्कार जीता है और भारतीय मूल की है, और इसीलिए याद रखिए इस महिला का नाम मेघा राजगोपालन, एक जानी मानी पत्रकार। इमेज में आप देख सकते हैं तो हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस ब्रूशेक ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। उन्हें यह पुरस्कार चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए डिटेंशन कैंपस की जानकारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण घटना है कि चीन में शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर जो चीनी सरकार द्वारा अत्याचार किए गए उनको दुनिया के सामने लाने के लिए यह मेघा राजगोपालन ने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। और चीन ने शिनजियांग प्रांत में उइगर और अन्य तुर्क मुसलमानों को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। हालांकि चीन इस सभी आरोपों को खारिज करता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई। कब? 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई। इसके पीछे का रीजन क्या है? इस महानुभाव ने पुलित्जर पुरस्कार स्थापित करने के लिए एक दोस्तों अपना हलफनामा दिया था, और इसके बारे में कल ही मैंने आपको बताया था। तो यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिया जाता है और प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 इनाम स्वरूप दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का नाम जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया है। वे एक अमेरिकी समाचार प्रकाशक थे और जन्म हंगरी में हुआ और बाद में वो अमेरिका में आ गए थे। 9वां क्वेश्चन, सेंट्रल एथलेट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CAIMS क्यों शुरू किया गया? हाल ही में यह सेंट्रल एथलेट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। इसका मकसद है 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए, क्या 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए यह सेंट्रल एथलेट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए।
तो हमारे केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। इमेज में आप देख सकते हैं, किरेन रिजिजू ने केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली, इंग्लिश में कहे तो सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया हमारे खेल मंत्री ने। और यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को दी जाने वाली स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्वास्थ्य लाभ सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी तरह की पहल है। यानी कि कोई भी यदि ऐसा एथलीट इंजर्ड हो जाता है तो उनके लिए यह स्कीम लॉन्च की गई है, पहल की शुरुआत की गई है। CAIMS का उद्देश्य क्या है? सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य एथलीट की खेल मैदान, भौगोलिक स्थिति के निकटतम उत्तम खेल चोट प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। और CAIMS की कोर कमेटी में कौन कौन शामिल है? डॉक्टर SKS मरिया, डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, डॉक्टर BV श्रीनिवास और श्रीकांत अयंगर जैसे प्रख्यात शीर्ष विशेषज्ञ इस कोर कमेटी में शामिल है। और हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, कोविड से लड़ने के लिए एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना किसने शुरू की है? कोविड से लड़ने के लिए एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना हमारे भारत देश ने ही शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत देश। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की एक बड़ी कमी को दूर करने के लिए, क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या तो छोटे शहरों में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे की एक बड़ी कमी को दूर करने के लिए भारत ने विभिन्न राज्यों में एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना शुरू की है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है 15 जून को, यानी कि आज ही 15 जून। तो यह महत्वपूर्ण दिवस आज ही मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 जून, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। लेकिन यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है 15 जून को। और प्रति वर्ष इसकी एक थीम भी तय की जाती है। तो इस साल 2021 की थीम क्या रखी गई है? यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एक्सेस टू जस्टिस। क्या? एक्सेस टू जस्टिस वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे की थीम रखी गई है। और नेशनल सेंटर ऑन एल्डर एब्यूज, जिसे शॉर्ट में NCEA कहते हैं, और नेशनल क्लियरिंग हाउस ऑन एब्यूज इन लेटर लाइफ, जिसे NCALL कहते हैं, उन्होंने वर्ष 2020 के वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे का विषय क्या रखा गया है? तो पिछले साल की थीम लिफ्टिंग अप वॉइसेस। क्या? लिफ्टिंग अप वॉइसेस 2020 के वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे की थीम रखी गई है। 12वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC हॉल ऑफ फेम 2021 में किसको शामिल किया गया है? हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा हाल ही में हॉल ऑफ फेम 2021 की लिस्ट जारी की गई और इसमें हमारे भारत देश के एक पूर्व क्रिकेटर वीनू माकड़ को शामिल किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीनू माकड़। इमेज में आप देख सकते हैं, वो गुजरात के जामनगर के थे। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने भारत के वीनू माकड़ सहित खेल के बड़े खिलाड़ियों को अपने हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया और इनमें क्रिकेट के शुरुआती समय से 5 युगों के 2-2 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। और ICC हॉल ऑफ फेम में भारतीय क्रिकेटर कौन कौन शामिल हो चुके हैं? तो हम 2015 से लेकर बात करें तो यहां पर है क्रिकेटर, और किस साल में हॉल ऑफ फेम में ICC ने शामिल किया? तो देखो, अनिल कुंबले को 2015 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, राहुल द्रविड़ को 2018 में, 2019 में सचिन तेंदुलकर जी को, और वर्ष 2021 में वीनू माकड़ को ICC हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह जो मैंने आपके सामने टेबल रखी है, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और यह सारी बात याद रख लीजिए। ओके, 13वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है 15 जून को, मतलब आज ही वर्ल्ड विंड डे मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड विंड डे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति में प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है 15 जून को। और ग्लोबल विंड डे की शुरुआत कब हुई?
यूरोप में वर्ष 2007 में हुई थी, जबकि वैश्विक स्तर पर 2009 में यह दिवस मनाया जाने लगा। कब से? 2009 से। और वर्ष 2009 में EWEA यानी कि यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और GWEC यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे अथवा तो वर्ल्ड विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, स्थापना की। दोनों एजेंसियों का फुल फॉर्म याद रख लीजिए। GWEC फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। और EWEA पूर्ण स्वरूप क्या होता है? द यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन। ओके। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के CEO कौन है? बेन बैकवेल, इमेज में आप देख सकते हैं। और GWEC यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? मॉर्टन डायरहोम, इमेज में आप देख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही काइली मैककेन कौन है? दोस्तों, काइली मैककेन की इमेज यहां आपके सामने रखी हुई होती तो आपको आंसर पता चल जाता। काइली मैककेन कौन है? एक जानी मानी तैराक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक स्विमर है, इमेज में आप देख सकते हैं। और काइली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इसीलिए खुशी से मारे आंखों में से आंसू निकल आए। किसके? काइली मैककेन के। तो देखो, एक ऑस्ट्रेलियाई तैराक काइली मैककेन ने रविवार को 100 मीटर बैक स्ट्रोक टूर्नामेंट में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। 19 साल की इस तैराक ने 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकंड में तय करके इतिहास रच दिया है। और काइली मैककेन से पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी तैराक रेगन स्मिथ के नाम पर था, यानी कि काइली मैककेन के पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पर था? एक अमेरिकी तैराक जिसका नाम है रेगन स्मिथ। और काइली ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया है। और रेगन स्मिथ ने साल 2019 विश्व चैंपियनशिप में 57.57 सेकंड में 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा को पूरी करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन यह काइली मैककेन ने महज 57.45 सेकंड में यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने निम्न में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हाल ही में एक योग से जुड़ी हुई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसका नाम है नमस्ते योग। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नमस्ते योग। और इस एप्लीकेशन की दोस्तों स्क्रीनशॉट भी इमेज में आप देख सकते हैं। 11 जून 2021 को 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए कर्टेन रेजर इवेंट के दौरान नमस्ते योग, क्या नमस्ते योग नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। और इस ऐप पर योग को समर्पित है, क्या योग को समर्पित एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम है नमस्ते योग। और इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, कहां पर? मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के सहयोग से किया गया था। और हमारे राज्य आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है श्री किरेन रिजिजू को, यानी कि हमारे वर्तमान राज्य आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार है श्री किरेन रिजिजू। और नमस्ते योग एप्लीकेशन की बात करें तो इस ऐप को जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे बड़े समुदाय के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ जिक्र किया गया है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, यानी कि कोविड-19 के कारण दोस्तों इसी तरह की थीम रखी गई है, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। ओके, थीम याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रही मार्गेरिटा हैक कौन थी? दोस्तों, मार्गेरिटा हैक एक जानी मानी खगोल शास्त्री थी। हाल ही में 99वां बर्थडे मनाया गया और गूगल ने डूडल बनाकर इस खगोल शास्त्री को याद किया और इसलिए करंट अफेयर में आई मार्गेरिटा हैक। कौन थे? एक जानी मानी खगोल शास्त्री। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है
जयराज राठवा, सतेंद्र निर्मल, भाविका भवाणे, आरती मकवाणा, मेघा परमार, काजी यूनुस फ्रॉम राजकोट पड़दरी से, अश्विनी यादव, पूजाबा जाला जाडेजा, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। एक जानी मानी खगोल शास्त्री। हितेश सोलंकी, राजेश कटारा, करिश्मा पटेल, कृष्णा आहिर, पवन मानी ऑफिशियल व्लॉग, अनिल कुमार बोडत, साजन वालवी, मानसी प्रजापति, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है खगोल शास्त्री। सागर चावड़ा, पारगे अनिल, रजनीकांत दूसा, FA कुरैशी, रोहित चौधरी, सेमिला हाला, अंकिता ए चौधरी और विजय सावड़िया, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दिया था, तो आपको आंसर पता ही होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और भी विनर के नाम आपको याद है तो वो भी लिख दीजिए। कल मिलेंगे तब इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। एक छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।